मूवी की शुरुआत में हम जोसेफ राइस नाम के शख्स को देखते हैं जो अपने नाना बेंजामिन के पुराने रिकॉर्ड्स और नोट्स की रिसर्च कर रहा होता है और उसका नाना एक गुप्त संगठन द सर्कल ऑफ वाइस मैन का मेंबर था। रिकॉर्डिंग में उसका नाना बताता है कि नेक्रोनोमिकन द बुक ऑफ द डेथ कोई काल्पनिक नहीं है बल्कि रियल है और उसने और उसके मेंबर्स ने मिलकर ही उस किताब को खोज निकाला। लेकिन उसके मना करने के बावजूद उसके मेंबर ने उस किताब के शैतानी वर्ड्स को पढ़ लिया जो वही 4 खतरनाक शैतानी शब्द थे जिससे नर्क का दरवाजा खुल गया और इंसानी शरीर का सहारा लेने वाले कंडेरियन डीमंस आजाद हो गए जो इंसानों को पजेस करके उन्हें डेडाइट्स में बदलते हैं। लेकिन पूरी दुनिया ढूंढने के बाद उसे एक ऐसा हथियार मिला जिससे वो शैतान डेडाइट्स को वापस नरक में भेज सकते हैं और उसके नाना ने उस हथियार के ऊपर मंत्र करके उसे सील करके छुपा दिया था। लेकिन अगर उस हथियार का सील टूटा तो उन डेडाइट्स को पता चल जाएगा कि वो हथियार कहाँ है और उस हथियार को मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे क्योंकि उस हथियार से उन्हें रोका जा सकता था। इसी पे जोसेफ का पैर नीचे गिरता है और उसे दीवार के पीछे कुछ अजीब सा लगता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर कुछ छुपा हुआ है। जोसेफ से खोल के चेक करता है और उसके अंदर वही हथियार होता है जिससे वो कंडेरियन डीमंस को वापस नरक में भेज सकते हैं। और जोसेफ ने जैसे उसे खोला तभी उस पर किए हुए मंत्र टूट जाते हैं यानी कि वो सील टूट जाती है और उसके नाना ने जो कहा था वो सही बात थी। सील टूटते ही डेडाइट्स को पता चल जाता है और पानी में सोई हुई डेडाइट्स जाग जाती है और उसी वक्त हमें लेक का सीन दिखाते हैं और ये वही लेक था जो हमने इविल डेड राइस में देखा था। मतलब ये सीन उसी के आगे का था जहाँ पर जेसिका अपनी बहन और बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पे आई थी और पजेस होकर डेडाइस बनने के बाद जेसिका ने अपने बॉयफ्रेंड और बहन को मार दिया था। उसी लेक में हम 2 लोगों को देखते हैं जो फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी लियो को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है जिससे वो बात करने चला जाता है। उसी वक्त जेक के हुक में कुछ फंसता है। जेक अपनी पूरी ताकत से उसे खींचता है और तभी उसे देखकर डर जाता है। उसके हुक पर कटा हुआ सर फंसा था। ये देखकर जेक डर जाता है और लियो को आवाज लगाता है। तभी पानी से बहुत सारे फिशिंग हुक निकलकर जेक के मुंह और आंख में फंस जाते हैं जो उसे पानी में खींच लेते हैं। तभी लियो वहाँ आता है और जेक को पानी में डूबता हुआ देखता है। लियो उसकी हेल्प करने जाता है और जेक को पानी से निकालने की कोशिश करता है लेकिन तभी पानी में खून हो जाता है और वो जेक के मुंह को देखता है जो पूरी तरह से घायल था। लियो उसे ऊपर खींचता है और देखता है कि उसका आधा शरीर कटा हुआ है। ये देखकर उसे उल्टी होती है। तभी उसे पानी में कोई दिखता है जो और कोई नहीं वही डेडाइस जेसिका थी और डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जेसिका उसकी बोट को उल्टा कर देती है जिससे वो पानी में गिर जाता है। जेसिका पानी को उबाल देती है जिससे लेक की मछलियां भी मर जाती है। लियो जैसे जैसे करके लेक से बाहर निकलता है जो पूरी तरह से जल चुका था। तभी जेसिका उसके हाथ पर चलती हुई आगे बढ़ती है। उसका शरीर पूरी तरह से गल चुका था और वो मर चुका था। जेसिका जंगल में जाती है और रात होने का इंतजार करती है और रात होते ही जेसिका एक कार को वहां आते हुए देखकर रोड पर जाकर खड़ी हो जाती है। मानो वो ये चाहती है कि वो गाड़ी आकर उसे उड़ा दे और ऐसा ही होता है। वो कार तेजी से आकर उसे टक्कर मारती है और यहीं पर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम क्लब में जोसेफ को देखते हैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड थिया, बड़ा भाई विल और उसकी पत्नी एलिस होती है और ये क्लब विल का ही होता है और एलिस अकाउंटिंग वगैरह संभालती है। विल जोसेफ को एक महंगा पेन गिफ्ट करता है ताकि वो अपनी चौथी बुक को कंप्लीट करे क्योंकि उसने आज तक अपनी कोई बुक कंप्लीट नहीं की। एलिस भी उसे गिफ्ट देती है। जोसेफ उसे थैंक यू बोलकर हक करने जाता है लेकिन इसी बीच उनके बीच में हल्का सा किस हो जाता है। थिया मजाक में उससे कहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को किस कर रही है जिस पर एलिस भी मजाक में कहती है कि वो तो जानती है ना कि फ्रेंच गर्ल्स ऐसे ही हक करती है। लेकिन ये देखकर विल को गुस्सा आता है और उसे लगता है कि एलिस ने जानबूझकर ऐसा किया उसे परेशान करने के लिए जिस वजह से उनके बीच में झगड़ा होने लगता है। एक्चुअली विल एक अब्यूजिव हस्बैंड था और उसकी नजरों में एलिस की कोई कदर नहीं थी क्योंकि एक पॉइंट पर जब पार्टी में विल एलिस को बुलाता है तो वो उसे कुत्ते की तरह सीटी मारकर बुलाता है मानो उसकी नजर में उसकी कीमत एक कुत्ते की तरह हो। उनके झगड़े में हमें ये भी पता चलता है कि विल अपनी फैमिली बढ़ाना चाहता था इसलिए वो एलिस को स्मोकिंग करने से मना करता था क्योंकि बच्चा करने के लिए स्मोकिंग छोड़नी पड़ती है। बिकॉज एज यू नो डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर कोई भी बेबी प्लान कर रहा है तो उन्हें स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एलिस को तो स्मोकिंग की लत थी और वो पार्टी में खूब ड्रिंक वगैरह कर रही थी। विल एलिस पर चिल्लाता रहता है। क्लब में सीन क्रिएट ना हो इसलिए एलिस बाहर आ जाती है। उन्हें लड़ता हुआ देखकर थिया जोसेफ से कहती है कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। बाहर आकर एलिस फिर से स्मोकिंग करती है और ये देखकर विल को और गुस्सा आता है और वो उससे लड़ता है और गुस्से में एलिस उससे कहती है कि वो नर्क में सड़ेगा। तभी विल गुस्से में गाड़ी लेकर जाने लगता है। जोसेफ उसे रोकता है क्योंकि वो ड्रिंक करा हुआ था। जोसेफ कहता है कि वो ड्रिंक करा हुआ है वो उसे छोड़ देगा लेकिन विल उसकी नहीं सुनता है और स्पीड में कार चलाता हुआ वहां से चला जाता है। और तभी हमें जेसिका वाला सीन दिखाया जाता है। जिस कार के सामने वो आई थी वो विल की ही कार थी और डेड जेसिका ने ये इसलिए किया था ताकि वो उसके जरिए जोसेफ के पास पहुंच सके उस हथियार के लिए। जेसिका से टकराने की वजह से उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और विल घायल हो जाता है और कार में फंस जाता है। तभी विंडशील्ड पर जेसिका आ जाती है जिसका सर धड़ से अलग होने वाला था और वो विल से कहती है कि उसने उसे ढूंढ लिया, अब वो उन्हें उसके परिवार तक लेकर जाए। तभी जेसिका का सर उसके धड़ से अलग होकर बाहर आ जाता है और उसी वक्त वो वही नेक्रोनोमिकन के शैतानी 4 वर्ड्स को बोलती है
और उसके 4 शब्द को बोलते ही कार में आग लग जाती है और फिर जलकर मर जाता है, लेकिन उसके शरीर में डेड एस घुस चुका था। अगली सीन में एलिस विल के फ्यूनरल पे जाती है, जिसे विल की फैमिली वालों ने नहीं बल्कि जोसेफ ने बुलाया था। एलिस फ्यूनरल के लिए रेडी होकर नहीं आई थी। एलिस उसका थोड़ा हुलिया वगैरह ठीक करती है और तभी एलिस कार में गन देखती है जो जोसेफ की थी। विल की मॉम सुजन और फादर एडगर एलिस को पसंद नहीं करते थे। एक्चुअली एलिस एक फ्रांस वुमेन थी और जब विल पढ़ाई करने के लिए पेरिस गया था तो वो वहाँ से एलिस से शादी करके आया था। और विल की मौत के लिए सुजन और एडगर एलिस को ही जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि एलिस से झगड़ा करने के बाद वो गुस्से में ड्राइव करके वहाँ से गया था। एलिस फ्यूनरल में हुडी और स्नीपर पहनकर आई थी और ये चीज विल की फैमिली को पसंद नहीं आती है। सुजन एलिस को स्नीपर में देखकर उसे अपना शूज पहनने को देती है, जिससे एलिस को शू बाइट होती है। वहाँ पर हम सुजन की माँ पोली को भी देखते हैं, जो मेंटली इल थी और उसे डिमेंशिया था और वो हमेशा पास्ट की बातें करती थी। विल का फ्यूनरल क्रीमेटोरियम मैनेजर अरेंज करती है। उसके बाद फ्यूनरल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फ्यूनरल स्पीच बोलने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उनके साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन वो कैसे तैसे करके अपनी स्पीच को कंटिन्यू करते हैं। सुजन और एडगर के लिए उनका बेटा विल एक होनहार बेटा था। सुजन स्पीच में कहती है कि अगर एलिस और विल का बच्चा होता तो वो दोनों बहुत अच्छे पेरेंट्स बनते। उसके बाद क्रीमेटोरियम मैनेजर एलिस को स्पीच के लिए बुलाती है, लेकिन एलिस कहती है कि उसने कोई स्पीच तैयार नहीं करी है। और ये सुनकर बाकी सबको थोड़ा अजीब लगता है, मतलब अपने हस्बैंड के साथ स्पेशल मूवमेंट बताने के लिए उसे स्पीच तैयार करनी पड़ रही है। एक्चुअली यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि विल कैसा हस्बैंड था। लोगों की नजरों में वो एक परफेक्ट हस्बैंड था, लेकिन एलिस ही जानती थी कि विल कैसा इंसान था। उसके बाद विल के लिए उसका फेवरेट सॉन्ग, जो उनका वेडिंग सॉन्ग था, वो प्ले होता है। विल का क्रीमेशन इसलिए हो रहा था क्योंकि सुजन की ये विश थी। सुजन चाहती थी कि उसके बेटे को जलाया जाए, और वो भी उस जगह पर जहाँ पर वो चाहती है, और जैसे सुजन चाहती थी एलिस वैसे ही करती है। उसके बाद क्रीमेटोरियम के अंदर एक एम्प्लॉय विल के कॉफिन को जलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी एडगर चुपके से विल से लास्ट गुड बाय बोलने आता है। वो आदमी पहले मना करता है क्योंकि इस चीज की उन्हें इजाजत नहीं थी, लेकिन एडगर के कहने पर वो मान जाता है और वो उसे सिर्फ 5 मिनट देता है। एडगर विल के लिए रोता है। तभी उसे नॉक करने की आवाज आती है। वो दरवाजे पर चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी उसे फिर से नॉक करने की आवाज आती है और एडगर देखता है कि वो आवाज विल के कॉफिन के अंदर से आ रही थी, और ये देखकर एडगर शॉक हो जाता है और वो जल्दी से अपने बेटे को कॉफिन से निकालने लगता है। उसे लगता है कि उसका बेटा जिंदा है। तभी कॉफिन का ऊपर का हिस्सा टूटता है और उसके अंदर से विल का जला हुआ हाथ बाहर निकलता है, जो एडगर के हाथ को जला देता है। और तभी विल का जला हुआ शरीर डेड बनकर बाहर निकलता है और आवाज सुनकर एम्प्लॉय भी वहां आ जाता है। तभी विल उस एम्प्लॉय को बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े करके मार देता है, और उसी वक्त हम एडगर को पजेस होता हुआ देखते हैं, और अब वो धीरे धीरे डेड बन जाएगा। उसके बाद वो सब अपने पुराने घर लेक हाउस में जाते हैं, और विल और एलिस की शादी भी यहीं पर हुई थी, और इस घर से उनकी काफी यादें जुड़ी हुई थी। सुजन एटिक में साफ सफाई करती है और जोसेफ से कहती है कि वो एलिस को यहाँ क्यों लाया, जिस पर जोसेफ कहता है कि वो विल की वाइफ है। सुजन एलिस से बहुत नफरत करती थी। तभी सुजन जोसेफ से कहती है कि उसने उससे कहा था कि वो अपने नाना का सामान यहाँ से हटा दे, लेकिन उसने अभी तक सामान यहाँ से क्यों नहीं हटाया। जोसेफ कहता है कि वो अपने नाना के रिसर्च पर बुक लिख रहा है। सुजन अपने डैड से नफरत करती थी, क्योंकि उसका डैड अपने रिसर्च वगैरह के चक्कर में ज्यादातर बाहर रहता था और वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता था, और ज्यादा समय वो द सर्कल ऑफ वाइस मैन के मेंबर्स के साथ बिताता था, और उसके ऊपर अकेली उसकी माँ की जिम्मेदारी आ गई। सुजन की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि उसकी एक छोटी बीमार बहन भी थी, जिसका नाम बोनी था, जो बीमारी की वजह से मर गई थी। और पूरी फिल्म में सुजन की माँ हमेशा बोनी का जिक्र करती रहती थी। सुजन की माँ को डिमेंशिया था, जिस वजह से वो अतीत में रहती थी, और उसे आज भी लगता था कि उसकी बेटी जिंदा है, और वो सुजन को अपनी छोटी बेटी बोनी समझती थी, और वो उसे हमेशा बोनी कहकर ही पुकारती थी। सुजन अपने डैड के रिसर्च के सारे सामान को एक थैली में डालकर जोसेफ को फेंकने के लिए देती है, और जोसेफ उसे फेंकने जाता है। तभी वो वहाँ पर एडगर को देखता है, जो ग्रास कटर को चलाने की कोशिश करता है। जोसेफ कहता है कि उसमें फ्यूल नहीं है, जिस पर एडगर से चिल्लाता है और कहता है कि वो कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। एडगर जोसेफ पर चिल्लाता है और बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ उसे आवाजें सुनाई देती है जो उसे खुद को चोट पहुंचाने के लिए कहते हैं। एडगर चाकू से अपने हाथ पर मारने ही वाला होता है कि तभी एलिस आकर उसे ऐसा करने से रोकती है और चाकू को अपने पास रख लेती है। एडगर कहता है कि वो ये बात सुजन को ना बताए। सुजन के लिए उसका परिवार सब कुछ था, वो उसके बिना कुछ नहीं थी। यहाँ तक कि सुजन का आर्टिस्ट बनने का शौक था, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए अपने सपनों को छोड़ देती है, अपनी एक परफेक्ट फैमिली बनाने के लिए, और वो अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिली के नाम कर देती है। उसके बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर विल और एलिस की शादी की वीडियो को देखकर विल को याद करते हैं। इसी बीच एडगर की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी जोसेफ चेयर पर बैठने जाता है, लेकिन एडगर उसे रोकता है और कहता है कि ये चेयर विल की है। उसी भी सुजन एलिस से कहती है कि वो चाहती है कि वो विल का रेस्टोरेंट संभाले, उसके सपने को आगे बढ़ाए। एलिस कहती है कि उसने अभी कुछ सोचा नहीं, लेकिन वो अभी पेरिस जाकर अपने डेट के साथ कुछ समय बिताना चाहती है। ये बात सुजन को पसंद नहीं आती है। सुजन इस बात पर कहती है कि उसने पहले सब कुछ प्लानिंग कर रखी है, बस उन्हें बताया नहीं।
इसी बीच हम उनके फैमिली डॉग मैक्स को देखते हैं, जो सिर्फ एडगर को ही देखे जा रहा था, क्योंकि डॉग को भी एहसास हो गया था कि वो उसका मालिक नहीं है। उसी बाद एडगर वाइन ओपनर को बहुत कस के पकड़ता है और एलिस पर गुस्सा करता है। और इसी बीच एलिस को फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें विल उसे अब्यूज कर रहा था, उसे बहुत मार रहा था, लेकिन उसने आज तक ये बात किसी को भी नहीं बताई। और एलिस को हमेशा ये चीजें ट्रिगर करती थी और उसे बार बार ऐसे फ्लैशबैक आते रहते थे। जोसेफ वहां के मेटर को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एडगर उसे बुरा भला कहता है। वो जोसेफ से कहता है कि वो आज तक लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। एडगर एलिस से उसकी वेडिंग रिंग के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या उसने वो रिंग बेच दी, उसे उसकी अच्छी कीमत मिली होगी। एलिस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। एडगर बहुत ज्यादा भड़कता है और उसे शांत करने के लिए सूजन उसे खाना देती है, और एडगर बहुत गंदी तरह से खाना खाता है और मुंह से निकालता है और जोसेफ से कहता है कि विल उसकी वजह से मरा है। उसे ड्रिंक करने के बाद विल को कार चलाने नहीं देना चाहिए थी। जोसेफ कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है, एलिस और विल की लड़ाई हुई थी। जिस पर एलिस जोसेफ से कहती है कि उसे क्या लगता है कि ये सब उसकी गलती है। जोसेफ कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था। सूजन कहती है कि वो सब शांत हो जाए, विल उन्हें स्वर्ग से देख रहा होगा, लेकिन एडगर कहता है कि विल नरक में है। और ये सुनकर एलिस चौंकती है, क्योंकि ये बात उसने विल से कही थी जब क्लब में उनके बीच में लड़ाई हुई थी। और तभी उसी वक्त एडगर फोक्स से अपने डॉग को स्टैब करके मार देता है। जोसेफ उसे रोकने जाता है, लेकिन एडगर उसे बियर बोतल मारता है और तभी एडगर को कुछ होने लगता है। और तभी जोसेफ और थिया एडगर को हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। उसी वक्त एडगर अब पूरी तरह से डेड बन चुका था और वो थिया पर अटैक कर देता है, जिस वजह से कार का बैलेंस बिगड़ता है और उनकी कार एक पानी के गड्ढे में जाकर रुक जाती है। जोसेफ एडगर को रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच थिया कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की सोचती है, लेकिन तभी एडगर दरवाजा बंद कर देता है, जिस वजह से थिया की उंगलियां कट जाती है। एडगर जोसेफ को भी बहुत मारता है और थिया को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी जोसेफ अपनी गन निकालकर एडगर पर पॉइंट करता है, लेकिन वो अपने डेड को शूट नहीं कर पाता है। और थिया अपनी जान बचाने के लिए वो एडगर पर फायर एक्सटिंग्विशर फेंकती है, जिस वजह से कार में धुआं हो जाता है। थिया दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता है। तभी एडगर थिया को पकड़ लेता है और जोसेफ अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है। तभी एडगर कार का हेडरेस्ट निकालता है और थिया के सर पर मारता है, जिससे वो हेडरेस्ट का सरिया उसके मुंह के आर पार निकल जाता है, जिस वजह से थिया मर जाती है। अपने आंखों के सामने जोसेफ थिया को मरते हुए देखता है और अपने फादर का ऐसा रूप देखकर जोसेफ हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके फादर को आखिर हुआ क्या है। जोसेफ अपनी जान बचाने के लिए जंगल के रास्ते भाग जाता है। दूसरी तरफ एलिस और सूजन अपने डॉग मैक्स को दबाते हैं और एलिस सौंप रखने जाती है, और तभी उससे वो थैली गिर जाती है जो सूजन ने जोसेफ के हाथों उसके नाना का सामान फेंकवाया था, जिसमें एलिस को डेट ऑफ द बुक मिलती है। उस बुक में अक्टूबर 1983 और दिसंबर 1983 के बारे में लिखा हुआ था। एलिस उस बुक में उस हथियार के बारे में पढ़ती है जिससे कंडेरियन डीमंस को रोका जा सकता है, और वो हथियार एक कंडेरियन डेगर था जिससे शैतानी आत्माओं को बॉडी से निकाल सके। जोसेफ के नाना ने ये भी लिखा था कि उसने उस डेगर को छिपा दिया था और वो शैतान उसका पीछा कर रहे हैं और उसे अपनी वाइफ और बेटियों को बचाना होगा। तभी एलिस वो 4 नेक्रोनोमिकन वर्ड को बोलने लगती है, जो थे कुंडा, एस्ट्रोटा, मोंटोसे, केनुआ। एलिस एक एक करके वो वर्ड्स पढ़ने लगती है, और जैसे जैसे वो एक एक करके वर्ड्स को बोलती है, बाहर हवाएं चलती है और हम एक इविल फोर्स को उसके पास आते हुए देखते हैं। लेकिन एलिस सिर्फ 3 ही शब्द बोलती है, वो लास्ट का शब्द को नहीं बोलती है और उसे ये सब बकवास लगता है। उसी वक्त दफन हुआ मैक्स बाहर निकलकर एलिस पर अटैक कर देता है, जो अब डेडाइस बन चुका था। एलिस उस पर अटैक करती है और घर के अंदर आती है और फ्रेंच में बोलती है कि उनके डॉग ने उस पर अटैक किया, लेकिन सूजन को कुछ समझ नहीं आता है। तभी डरा सहमा भागता हुआ जोसेफ वहाँ आता है। सूजन उससे पूछती है कि क्या हुआ, उसके डेड कहाँ है, जिस पर जोसेफ कहता है कि डेड ने थिया को मार दिया, और दरवाजे के बाहर उन्हें थिया की आवाज आती है। और ये देखकर जोसेफ शॉक था, क्योंकि उसके सामने ही उसके डैड ने थिया को मार दिया था। एलिस दरवाजा खोलती है और थिया को देखकर हैरान हो जाती है, जिसके मुंह में हेडरेस्ट फंसा हुआ था, और अब थिया भी डेड आइज बन चुकी थी और वहाँ पर रखे कैंडल को चीयर करते हुए पी लेती है और सूजन पर अटैक कर देती है। एलिस और जोसेफ थिया को पकड़कर बेसमेंट में डालते हैं। डेडेस थिया की आवाज में उससे हेल्प मांगती है, लेकिन एलिस जोसेफ को लेकर बाहर आकर बेसमेंट के दरवाजे को लॉक कर देती है, जिसके बाद एलिस, जोसेफ, सूजन पोली को लेकर वहाँ से भागते हैं। लेकिन तभी वो अपने सामने डेड आइड एडगर को देखते हैं और गन निकालकर जोसेफ से कहता है कि मरना उसे चाहिए था, विल को नहीं। और ये कहकर वो अपने मुंह पर शूट करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है क्योंकि वो डेड आइज था। और एडगर बार बार अपने आप को शूट करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। वो चारों घर के अंदर आ जाते हैं और घर के खिड़की दरवाजों को अच्छी तरह से लॉक कर देते हैं। बेसमेंट में थिया बॉयलर को गर्म करती है, जिससे उन्हें गर्मी लगती है। एडगर बाहर ही खड़ा था और उनके फोन पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। तभी थिया दरवाजा तोड़ती है और आवाज सुनकर पोली वहाँ आती है। थिया पोली से दरवाजा खोलने को कहती है। पोली डिमेंशिया की वजह से कहती है कि उसने उसे जो चुराया था वो उसे वापस देना आई है ना, जिस पर थिया हाँ कहती है और पोली दरवाजा खोल देती है और बाहर खड़े एडगर को भी ये पता चल जाता है,
क्योंकि उन सबका दिमाग जुड़ा हुआ था। उन सबको गिरने की आवाज आती है। वो चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि पोली जमीन पर गिरी हुई है और वहां पर पड़े खून से एलिस और जोसेफ को पता चल गया था कि थिया बेसमेंट से बाहर निकल गई है। एलिस और जोसेफ थिया को सारे घर में तेल छिड़कते हुए देखते हैं। जोसेफ थिया पर अटैक करने के लिए लेम उठाता है, लेकिन तभी थिया गायब हो जाती है और कहीं नहीं दिखती है। उसी बाद ऊपर से एलिस के मुंह पर खून गिरता है। वो देखते हैं कि थिया सीलिंग पर चिपकी हुई थी। थिया एलिस से कहती है कि उसे क्या लगता है कि वो उसे इस घर के सारे मर्दों पर हक जताने देगी, और ये कहकर थिया एलिस पर अटैक करती है। जोसेफ डेरा सेमा बस खड़ा होकर देखता है। इसी में सूजन पोली को स्टेयर लिफ्ट से ऊपर की तरफ भेजती है। तभी थिया जोसेफ से कहती है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उन्हें चाहिए, और यहाँ पर थिया उसी डेगर की बात कर रही थी। तभी वो जोसेफ और सूजन पर अटैक करके उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटती है। उसी वक्त जोसेफ अपनी जान बचाता हुआ किचन में आ जाता है और एक कटर से थिया को डराता है। थिया कहती है कि उसके अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई। थिया उसे करीब आती है और उसे फूंक मारकर डराती है, जिस वजह से जोसेफ वॉशिंग स्टैंड पर गिर जाता है जिसमें किचन के नुकीले बर्तन रखे हुए थे। तभी थिया उसके ऊपर बैठकर उसे ऊपर से प्रेस करती है, जिस वजह से वो नुकीले बर्तन उसके शरीर के अंदर घुसते हैं और तभी वो बर्तनों का स्टैंड टूट जाता है। थिया कहती है कि मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और आखिरी भी मैं ही रहूंगी। तभी जोसेफ थिया के गले में वाइन ओपनर को घुसा देता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट वो उससे अपने गले को चीर देती है और जोसेफ को चाटती है। थिया कहती है कि उसके अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई। वो अपने डेड को नहीं मार पाया, लेकिन उससे मार रहा है। तभी उसे पोली की आवाज आती है जो कहती है कि उसे जो चाहिए वो उसके पास है। थिया उसके पास जाती है जो स्टेयर लिफ्ट से सीढ़ी के ऊपर आ गई थी। पोली कहती है कि उसके गद्दे के नीचे पैसे हैं, वो उस पैसों को ले और यहाँ से चली जाए। पोली की डिमेंशिया बीमारी की वजह से उसे पता ही नहीं था कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। थिया कहती है कि उसके पति ने तो उसे सब कुछ बताया होगा ना, कि उसने वो डेगर कहाँ रखा है, लेकिन पोली को तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी थिया पोली के नकली दांतों को निकाल कर उसे चाटती है, जिस पर उसका सलाइवा लग जाता है और वो वापस उसके दांत को लगा देती है और कहती है कि अब उसे सब कुछ याद आ जाएगा। पोली का एक पैर नहीं था, इसलिए वो प्रोस्थेटिक लेग लगाती थी। तभी थिया पोली का नकली पैर देखती है जो गायब था। तभी एलिस उसी नकली पैर से पीछे से आकर थिया को मारकर सीढ़ी से नीचे गिरा देती है, और तभी जोसेफ डिस्पोजर के दरवाजे से थिया के मुंह पर मार मार के उसका मुंह का कुचला कर देता है। और ये देखकर एलिस को फिर से विल का फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो उसे मारता था। तभी जोसेफ एलिस के पेट पर घाव देखता है। उसके बाद एलिस जोसेफ से पूछती है कि ये क्या हो रहा है, और तभी जोसेफ एलिस को उसके नाना के बारे में और उसकी रिसर्च और कंटेनर डेगर के बारे में बताता है। दूसरी तरफ सूजन पोली को कमरे में लेटा देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी हम उसके पीछे पोली को बहुत अजीब तरह से उठते हुए देखते हैं और वो सूजन को बुलाती है। इतने सालों के बाद अपनी माँ के मुंह से उसका नाम सुनकर सूजन खुश होती है। पोली बेड पर खड़ी हो जाती है और वो सूजन को अपने पास बुलाती है। सूजन खुशी खुशी पोली के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। तभी पोली सूजन से कहती है कि पूरा परिवार दोबारा से एक हो सकता है और विल भी रास्ते में है। तभी सूजन उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाती है और हम देखते हैं कि पोली भी अब डेड बन चुकी थी, क्योंकि थिया ने उसके नकली दांत को निकाल के चाटा था, जिस वजह से उसके दांतों पे सलाइवा लग गया था और वही सलाइवा उसके मुंह में चला गया, जिस वजह से वो डेड बन गई। बिकॉज यू नो गाइज, अगर डेड की एक खरोच भी किसी को लग जाती है तो वो भी डेड बन जाएगा। पोली सूजन को अपनी बातों में फंसाकर उसे खिड़की को खोलने को कहती है जहाँ पर एडगर खड़ा होता है। सूजन पोली की बातों में आकर इमोशनली खिड़की को खोल देती है और एडगर अंदर आ जाता है, जिसके बाद एडगर सूजन को किस करता है और बहुत ही अजीब तरह से लाइक डिस्कस्टिंग वे में वो उसे किस करता है, जिस वजह से एडगर का खून और सलाइवा सूजन के मुंह के अंदर चला जाता है। और सूजन एडगर से कहती है कि इतने सालों में उसने कभी उसे ऐसे किस नहीं किया, और हम सूजन को भी अब पजेस होते हुए देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि थोड़ी देर बाद सूजन भी डेड बन जाएगी। सूजन जोसेफ के पास जाती है और कहती है कि उन्हें जो चाहिए वो उन्हें दे दे, वो उनकी दुश्मन नहीं है। सूजन की सी बातें सुनकर एलिस और जोसेफ को कुछ समझ नहीं आता है। तभी एडगर आकर जोसेफ और एलिस पर अटैक कर देता है और एलिस से कहता है कि वो उनके परिवार में दखल देना बंद करे। जोसेफ को घायल देखकर सूजन एडगर से कहती है कि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो जोसेफ को चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तभी एडगर सूजन पर भी अटैक कर देता है और जोसेफ का मुंह थिया के कुचले हुए मुंह में घुसाता है और डेगर के बारे में पूछता है। जोसेफ कहता है कि उसे पता है कि वो डेगर कहाँ है। ये सुनकर एडगर से ऊपर उठाता है। तभी जोसेफ विल के दिए हुए पेन से एडगर पर अटैक कर देता है, लेकिन एडगर जोसेफ को बहुत बुरी तरह से मारता है। एडगर जोसेफ को खूब मारता है और उसे उठाकर इधर उधर पटकता है। एलिस एडगर से बचते हुए सीढ़ी के नीचे छुप जाती है, लेकिन एडगर जोसेफ को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे ऊपर ले जाता है। तभी एलिस बाहर निकलती है और हिम्मत करके ब्रूस कटर मशीन को लेकर ऊपर जाती है, जहाँ पोली उस पर अटैक करती है और विल के पेन को एलिस के कान में घुसा देती है और सूजन को ब्रश कटर मशीन को चालू करने को कहती है, जिससे उसका चेहरा कट जाए।
सूजन अभी पूरी तरह से डेड एज नहीं बनी थी, लेकिन पोली की बातों में आकर वो बटन को दबाने वाली होती है कि तभी एलिस शीशे के टुकड़े को पोली की आंख में घुसा देती है और उसके पैर को स्टे लिफ्ट से बांधकर उसे ऑन कर देती है, जिससे वो धीमी रफ्तार में नीचे जाने लगती है। और हिम्मत करके एलिस अपने कान से आधा पैर निकालती है। तभी वो देखती है कि पोली अपनी आंखों से शीशे का टुकड़ा निकालकर अपने पैर को काटने लगती है और उसी वक्त ऊपर से एडगर जोसेफ को लेकर गिरता है। जोसेफ बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिस वजह से वो मर जाता है। तभी एडगर एलिस को देखकर भागता हुआ उसके पास जाने लगता है। एलिस ब्रास कटर और सूजन को लेकर बाथरूम में छुप जाती है और सूजन को बांध देती है। एलिस अपने कान से बचे हुए पेन का टुकड़ा निकालती है। अभी भी सूजन हर चीज के लिए एलिस को ब्लेम करती है। तभी एलिस सूजन को अपना घाव दिखाती है और कहती है कि ये विल ने किया है और ये वो जानती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। सूजन को भी कहीं न कहीं पता था कि विल अब्यूजिव था, लेकिन उसने आज तक ये बात किसी से नहीं कही। इसी बीच एलिस सीलिंग को तोड़ती है ताकि वो एटिक में जाकर कंडेरियन डेगर को ढूंढ सके। पोजेशन के दौरान सूजन अपने गाल और चेहरे को बाथरूम में लगे खोलते हुए गर्म हीटर यानी कि स्केल्डिंग हॉट रेडिएटर पर दबा देती है। हीटर के भयंकर गर्म होने की वजह से उसका मांस जलने लगता है, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं होता है और वो एलिस से कहती है कि वो कहीं भी चली जाए, वो व्हील से नहीं बच सकती। और तभी सूजन डेडाइट्स में बदल जाती है और एलिस पर अटैक करती है और बाथरूम के टूटे हुए पोर्ट के टुकड़े से एलिस पर हमला करती है और सावा के कटन को एलिस के गले में लपेटकर उसे हवा में लटका देती है। एलिस का दम घुटने लगता है, लेकिन वो किसी तरह एक सेविंग रेजर से सूजन का चेहरा चीरकर खुद को आजाद करती है और तभी एलिस ब्रास कटर से सूजन को काटने लगती है और ऊपर एटिक पर आ जाती है, जहाँ वो डेगर को चारों तरफ ढूंढने लगती है। तभी जोसेफ वहाँ आता है, जो अब डेड बन चुका था, और वो एलिस को उल्टा सीधा बोलता है। एलिस उसे कई सारे डेगर से मारती है, लेकिन कोई भी डेगर रियल नहीं था। लेकिन तभी वो एक और डेगर से जोसेफ को मारती है और इस बार वो डेगर रियल था, यानी कि वही कंडेरियन डेगर था, जिसे जोसेफ की बॉडी के अंदर जो शैतान था वो निकल जाता है। तभी वहाँ एडगर और सूजन आते हैं, जिससे बचने के लिए एलिस रूफटॉप पर आ जाती है और तभी उसके हाथ से खंजर नीचे गिर जाता है। सूजन और एडगर एलिस का पीछा करते हुए आते हैं। एलिस चिमनी के अंदर जाती है और सूजन और एडगर भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तभी एलिस ब्रास कटर से सूजन के टुकड़े टुकड़े कर देती है। एलिस नीचे आ जाती है और एडगर भी आ जाता है। तभी एलिस एडगर का सर के 2 हिस्से कर देती है और डॉग की तरह सीटी मारती उसे बुलाती है और लाइट जलाकर पूरे घर में आग लगाकर बाहर आती है, जहाँ पर डेडेस डॉग उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन एलिस डेगर उठाकर उसे मारती है, जिससे वो डॉग के अंदर जो शैतान था वो चला जाता है। एलिस को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी जलते हुए घर के बीच से विल निकल कर आता है। वो एलिस से कहता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, वो उसके बिना कुछ भी नहीं है और मौत भी उन्हें जुदा नहीं कर सकती। और उसी वक्त विल अपने वेडिंग एरिया को जला देता है। एलिस उससे भागकर कंस्ट्रक्शन साइट में जाती है और कंस्ट्रक्शन रेडियो के जरिए वो इमरजेंसी कॉल लगाती है, लेकिन तभी उसमें उनका वेडिंग सॉन्ग बजता है। उसी वक्त विल उसके पीछे आ जाता है और उसे उठाकर फेंकता है और उसके हाथ से डेगर भारी गिर जाता है और वो एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है और उसके पैर में सरिया घुस जाता है। विल एलिस से कहता है कि वो उसके बिना नहीं जी सकता और वो उसे भी नहीं जीने देगा, और ये कहकर उस गड्ढे में तार के पाइप को फेंकता है, जिस वजह से उस गड्ढे में तार भरने लगता है। ये जो तार है ना, वो कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होता है। एलिस कैसे तैसे करके अपना पैर निकालती है। तभी विल उस पर अटैक करके पूछता है कि खंजर कहाँ है। उसी वक्त एलिस अपनी पॉकेट से नकली चाकू निकालकर गड्ढे में फेंकती है और विल उसे रियल डेगर समझकर गड्ढे में लेने जाता है और वो देखता है कि वो नकली है। तभी एलिस जैक हैमर से उस पर अटैक करके उसे गड्ढे के अंदर घुसा देती है और वहां से बाहर निकलने लगती है, लेकिन विल उसके पैर पर स्टैब कर देता है। तभी एलिस विल की गर्दन पर कंडेरियन डेगर से स्टैब करती है और उसी वक्त उसे विल के विजन आते हैं। एलिस इमोशनली कहती है कि इतना काफी नहीं है और ये कहकर वो उसके सर को स्मैश कर देती है और अपने टॉक्सिक पास से फ्री हो जाती है। तभी विल उस तार से भरे गड्ढे में गिर जाता है और एलिस वो डेगर अपने पास रखती है। एलिस को नहीं पता था कि जब तक ये डेगर उसके पास रहेगा, कंडेरियन डीमन उसका पीछा करना नहीं छोड़ेंगे। वो वापस उसके पास जरूर आएंगे उस कंडेरियन डेगर को लेने। एलिस बहुत घायल हो चुकी थी और वो रेंगते हुए रोड पर आ जाती है और तभी वहां पर पैरामेडिक्स टीम आ जाती है और उसकी ड्रेसिंग करती है। तभी एलिस एक लेडी से सिगरेट मांगती है। उसके बाद वो लेडी एलिस से पूछती है कि उसके साथ ये सब किसने किया। एलिस कहती है कि ये सब उसके एक्स हस्बैंड ने किया है। मूवी के एंडिंग में हमें मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाते हैं। मिड क्रेडिट सीन में हम डेड एड पोली को देखते हैं, जो आग से बच गई थी और रेंगते हुई सड़क पर आ गई थी। तभी रोड पर एक जीप आती है जिसमें एक लेडी होती है और वो पोली की हेल्प करने जाती है, लेकिन तभी पोली उस पर अटैक करके उसके पैर पर स्क्रैच कर देती है, जिसका मतलब ये था कि अब वो भी पजेस होकर डेड एड बन जाएगी और कंडेरियन डेगर की तलाश में एलिस के पीछे जाएगी। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम क्रीमेटोरियम मैनेजर और उसकी बेटी को देखते हैं, जो क्रीमेटोरियम में थी। मैनेजर बहुत परेशान थी क्योंकि उसके एम्प्लॉय की मौत के बाद उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी
और उस एम्प्लॉय को डेडाइट विल ने ही मारा था। वो अपनी बेटी को समझाती है कि यहाँ रखे कलश उन लवारिस लोगों के हैं जिनकी राख को कभी किसी ने क्लेम नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने इस कलश को यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है कि क्या पता कभी किसी दिन कोई फैमिली मेंबर आकर उस कलश को ले जाए। लेकिन तभी बेल की आवाज आती है और मैनेजर बाहर चली जाती है। उसके जाते उसकी बेटी अलमारी में रखे कलर्स के नाम पढ़ने लगती है और उसमें से एक नाम था इविल डेड राइज की विलन एली बिक्सलर का, मतलब कि उस कलश में एली बिक्सलर की राख थी। तभी बच्ची को कुछ आवाज आती है और वो मिरर में देखती है जहाँ पर एली बिक्सलर अपने नॉर्मल रूप में थी। तभी वो मिरर से निकलकर उसके पीछे आ जाती है अपने डेड आइज रूप में और वो उस बच्ची की गर्दन तोड़कर बहुत ही बेरहमी से उसे मार देती है और हंसते हुए कहती है मॉमी इज बैक। इस पोस्ट क्रेडिट सीन ने इविल डेड के सारे नियम बदल दिए हैं। अब तक हम सोचते थे कि डेडेड्स को जला दो तो खेल खत्म, लेकिन एली की राख से उसका दोबारा जिंदा होना ये साबित करता है कि डेडेड्स अमर है। तो अगर आपको याद नहीं है, मैं आपको बता दूं कि एली बिक्सलर 2023 की इविल डेड राइज मूवी की वही खतरनाक माँ और मुख्य विलन थी जिसे बूट चीपर मशीन में पीस गया था। उसकी राख का इस फिल्म के फ्यूनरल होम में मिलना दिखाता है कि इविल डेड यूनिवर्स की सारी कहानियां आपस में जुड़ी हुई है। उनकी राख में भी कंदेरियन श्राप जिंदा रहता है। बिक्सलर के वापस आना और उस बच्ची को मारकर मॉमीज बैक बोलना साफ इशारा है कि वे अगले पार्ट में एक नए और ज्यादा खतरनाक रूप में तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब वो पक्का कंदेरियन डेगर के लिए एलिस के पीछे जरूर जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या एलिस अगले पार्ट में एली बिक्सलर का सामना कर पाएगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। गाइस, इविल डेड फ्रेंचाइज की अगली फिल्म इविल डेड ब्रेथ होगी जो 7 अप्रैल 2028 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। और ये मूवी इविल डेड 1 मूवी के आगे का पार्ट नहीं है, बल्कि ये मूवी एक प्रीक्वल होगा जिसमें कहानी 1972 पर सेट होगी। और जो इविल डेड की ओरिजिनल मूवी है जो 1981 में रिलीज हुई थी, ये कहानी उससे भी पहले की होगी, जहां हमें नेक्रोनोमिकन किताब और कंदेरियन श्राप के कुछ और पुराने खौफनाक राज पता चलेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।